हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा आज हम बात करने वाले हैं बीएचयू काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, बीएचयू इंट्रेंस 2020 का जो फर्स्ट फेज का रिजल्ट था वो आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जा चुका है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा होगा और आप सभी बीएचयू के पार्ट बनने वाले हैं आने वाले दिनों में। तो इसके लिए आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं कि आप सभी बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटी के पार्ट बनने जा रहे हैं। और हम कहेंगे कि जिन स्टूडेंट्स का कि रिजल्ट अच्छा नहीं आया है वो निराश नहीं होंगे। हो सकता है आपका मेरा कांटेक्ट पहले नहीं रहा हो, लेकिन हम कहेंगे कि अगर आने वाले समय में आप बीएचयू में जाना चाहते हैं तो हमारा ये जो रिलेशन है इसको बना के रखिएगा। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि हर एक बच्चे को बीएचयू में पहुंचाए और जो भी उनके पास लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको खत्म किया जाए। मीन्स अगर हम कहें कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है उसकी वजह से आप बीएचयू नहीं पहुंच पाते हैं, तो ऐसा अब नहीं होगा अगर आप हमारे साथ इस रिलेशन को बना के रखेंगे। हम कहें कि आप सभी के पास से जो डाउट्स आए हुए हैं काउंसलिंग से रिलेटेड उसको हम नोट कर लिए हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा वीडियो आने वाला था वो हम कहें कि बहुत सारे डाउट्स को लेकर था, लेकिन उस वीडियो को मुझे अभी रोकना पड़ा है। वो वीडियो मैं आने वाले समय में रिकॉर्ड करूंगा इस वीडियो के बाद। अभी चूंकि बीएचयू का रिजल्ट आ चुका है पीजी स्टूडेंट का, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो गया कि काउंसलिंग के बारे में बात की जाए। तो मैं उन सारे क्वेश्चंस को डील करने वाला हूं आपके साथ, मीन्स आंसर करने वाला हूं जो आपके काउंसलिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, तो वन बाय वन मैं क्वेश्चन आपका लेने वाला हूं। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सही इंफॉर्मेशन मिल सके। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन जो इस समय आ रहा है कि चूंकि आप लोग भी जान रहे हैं अभी कोरोना का समय चल रहा है, तो काउंसलिंग की प्रक्रिया को लेकर सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेरे पास आया कि सर इस बार काउंसलिंग ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन। तो इस पे मैंने बीएचयू से कांटेक्ट किया, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा रियल दूंगा, जेन्युइन दूंगा। मैं आपके साथ कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करना चाहता। तो काउंसलिंग के बारे में जो अभी बीएचयू से मेरे पास इंफॉर्मेशन मिली है तो उस पे ये आ रहा है कि ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों तरीके से काउंसलिंग कराने की बात चल रही है, बट अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। कहने का मतलब है कि जिन स्टूडेंट्स को कैंपस में पहुंचने में प्रॉब्लम है उनके लिए ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसीजर दिया जाएगा और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ऑफलाइन का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन अभी हम कहें कि इसके लिए ऑफिशियल न्यूज नहीं आया है। जैसे ही इसके लिए ऑफिशियल न्यूज आएगा, मींस ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे होगी, ऑफलाइन कैसे होगी, उसके बारे में मैं आपके साथ पूरा डिटेल डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी आप सिर्फ इतना मान के चलिए ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों पे बात चल रही है। ऑफलाइन तो 100% होगा, लेकिन ऑनलाइन होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो कैसे, इसका आने वाले समय में पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें कि जो आपका काउंसलिंग की डेट की बात है, तो काउंसलिंग के लिए बेटा हम पहले ही आपसे बताए थे कि आज फिर वही चीज रिपीट करेंगे। जो आपका एक्सपेक्टेड काउंसलिंग का डेट है अक्टूबर फर्स्ट वीक, मीन्स अभी आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है 25 को। तो अब एक हफ्ते के अंदर आपके पास हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो हमारे अनुमान से टाइम है कि मंडे से ट्यूसडे तक आप सभी को कॉल लेटर जाएगा। मीन्स जिनको कॉल लेटर जाएगा कि उनको मीन्स काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, तो वो आपका मंडे से ट्यूसडे का टाइम है। और कॉल लेटर के बारे में भी हम बता देते हैं, एक कॉल लेटर आपका स्टूडेंट पोर्टल पे जाएगा, मीन्स जो लॉग इन आईडी एंड पासवर्ड है वही जाएगा। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा बेटा, आप अपने लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड को संभाल के रखिएगा, क्योंकि आप बीएचयू के पार्ट बनने जा रहे हैं और यही आपका कह सकते हैं जब तक डिग्री नहीं मिल जाएगा लॉगिन आईडी और पासवर्ड ही काम करेगा। मीन्स आपके एग्जाम के सेमेस्टर के फॉर्म भरने हो, डिग्री लेने हो, कोई भी इंफॉर्मेशन होगा, सब कुछ इसी स्टूडेंट पोर्टल से आपका होगा। तो इसलिए इसको आप संभाल के रखिएगा, कोई भी फॉरगेट पासवर्ड ना हो जाए। मीन्स बहुत से बच्चे बोलते हैं सर मेरा पासवर्ड खो गया या ईमेल आईडी भूल गए, तो ऐसी गलती नहीं होने पाए, इस पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन की हम बात करें कि अब देखिएगा प्रोविजनल नंबर नॉट फाइनल, कि एक चीज मैं पहले भी बताया था कि बेटा जो आपका प्रोविजनल आंसर की आया था वो आपका फाइनल नहीं था। मीन्स अगर आपके रिजल्ट आए होंगे तो आप एक चीज को देखे होंगे कि जो आपका ऐसे अनुमानित नंबर था, मीन्स पहले आंसर की के अकॉर्डिंग आया था,
उससे और एक्चुअल नंबर में डिफरेंस हुआ। तो ये हम कहें कि यूजी वाले स्टूडेंट बहुत ही विशेष तौर से ध्यान दें कि आप लोग अभी हेडेक मत लीजिए अपने सर पे कि नहीं सर जो आंसर की आ चुका है क्या उसके हिसाब से मेरा होगा या नहीं होगा। अभी हम कहें कि जो मेरा एमकॉम का रिजल्ट आया है, कॉमर्स वाले स्टूडेंट थे, उनके प्रोविजनल आंसर की और एक्चुअल में करीब 20 नंबर का डिफरेंस है। क्योंकि मैं पहले भी आपसे बोलता हूं कि बेटा आपके जो प्रोविजनल नंबर्स होते हैं और जो एक्चुअल नंबर आते हैं उसमें डिफरेंसेस होने के 100% चांस रहता है, वो नंबर आपका फाइनल नहीं रहता। ठीक, फिर आगे बात करें आपका, अगर हम कहें कि एक नंबर पे 2 स्टूडेंट्स की रैंक आ रही है, मीन्स जैसे मान लीजिए 190 नंबर 2 स्टूडेंट्स को मिल गया, तो अब ऐसे केसेस में क्या प्रक्रिया होगी काउंसलिंग की। तो इसके लिए एक चीज आप ध्यान दीजिए कि अगर 2 स्टूडेंट को सेम नंबर मिला है, मीन्स सेम रैंक मिला है, तो उसके बाद वाली रैंक जो होती है बीएचयू उसको खाली रखता है। कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए कि आप 2 स्टूडेंट्स हैं, 190 नंबर मिला, दोनों स्टूडेंट्स को रैंक 3 अलॉट की गई, तो जो अगली रैंक होगी 4th, वो रैंक स्कैप रखा जाता है, मींस 4th रैंक पे किसी स्टूडेंट को नहीं रखा जाता, उसके बाद 5th रैंक अलॉट किया जाता है। और अब 4th रैंक किस स्टूडेंट को मिलेगा एक काउंसलिंग के टाइम डिसाइड किया जाता है। मींस जब 2 स्टूडेंट का सेम नंबर आता है तो उनके प्रीवियस क्वालिफाइंग जो एग्जाम होते हैं उसके मार्क्स देखे जाते हैं, उनकी एज देखी जाती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको ध्यान में रखकर फिर जो कर सकते हैं कि उनको रैंक अलॉट किया जाता है और उस रैंक के बेसिस पे क्या किया जाता है, एडमिशन किया जाता है। अब ऐसे में आपको लग रहा होगा कि सर इसका क्या मतलब। फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि 2 स्टूडेंट्स का ऐसा नंबर सेम हो रहा है कि जो मान लीजिए कि उनकी रैंक 500 हो रही है। अब 500 पे दोनों स्टूडेंट के नंबर सेम है और एक रैंक पे एक ही स्टूडेंट रखा जाता है, मींस एक का 500 रैंक रहेगा, दूसरे का रहना चाहिए 501। और जो एडमिशन का हम कहें कि एक्चुअल कट ऑफ जाने वाला कि वो लास्ट सीट रहती है आपकी 500 के बाद, अगर 501 रैंक जिसकी रहेगी उसकी एडमिशन नहीं हो पाएगी। तो अब ऐसे सिचुएशन में केसेस फंसते हैं। तो अब यहाँ पे हम कहें कि उनका जो प्रीवियस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन रहता है उसका मार्क्स कंपैरिजन किया जाता है, किसका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है या किसकी एज ज्यादा है। तो ये बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, उसके बेसिस पे हम कहें कि एडमिशन दिया जाता है। ठीक, फिर चलते हैं नेक्स्ट। अब जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है काउंसलिंग से रिलेटेड, ये आप दैन से सुनिएगा और हम कहें कि नोट कर लीजिएगा ताकि आपको काउंसलिंग में प्रॉब्लम ना होने पाए। जो टॉपिक अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं दैट्स मीन्स कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, मीन्स कौन कौन सी चीजों का आपको जरूरत पड़ता है आपके काउंसलिंग में, और वो फोटो कॉपी चाहिए या ओरिजिनल चाहिए, कितने चाहिए, इस सारी चीजों पे मैं आपसे बात करने वाला हूं। हो सकता है इससे रिलेटेड आप वीडियो पहले भी देखो, लेकिन एक बार और इस चीज को देखिएगा क्योंकि कुछ चीजें हो सकता है कि बहुत लोगों से छूट जाती हैं, तो उन चीजों को भी मैं कवर करने की कोशिश किया हूं। ओके, सबसे पहला जो काम कि पहला डॉक्यूमेंट्स आपको क्या लगेगा उसको ध्यान से सुनिएगा। ओरिजिनल एडमिट कार्ड ऑफ बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम, मीन्स जो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करके एंट्रेंस एग्जाम देने गए थे तो उस पे वहां पे उस इन्विजिलेटर का सिग्नेचर होगा एडमिट कार्ड पे, तो वो एडमिट कार्ड आपका ओरिजिनल चाहिए प्लस इसका फोटो कॉपी चाहिए। फोटो कॉपी के लिए हम बोले तो कम से कम 7 फोटो कॉपी आप कराएंगे इसका, मीन्स ओरिजिनल एडमिट कार्ड जो है वो आपका ओरिजिनल प्लस इसका 7 फोटो कॉपी। ठीक, पॉइंट नंबर 2, कॉल लेटर फॉर काउंसलिंग। जो आपके पोर्टल पे काउंसलिंग के लिए कॉल लेटर जाता है वो करीब 4 से 5 पेज का होता है, तो उसका प्रिंट आउट आप करा के ले जाएंगे काउंसलिंग के टाइम। ठीक, फिर पॉइंट नंबर 3, क्लास 10th की मार्कशीट आपकी चाहिए। पहले देखिए बेटा क्या होता था कि सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों अलग आते थे, लेकिन अब हम कहें कि जो आपका पिछले कुछ सालों से है कि सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट दोनों एक साथ हो चुके हैं। तो ऐसे में अगर हम कहें कि किसी स्टूडेंट का ऐसा है कि सर्टिफिकेट अलग है मार्कशीट अलग है तो दोनों लेगा। अगर हम कहें कि कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जिसका सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट दोनों एक ही में है तो वो मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट ये ओरिजिनल आपको ले जाना होगा, और साथ ही साथ इसका 7 फोटो कॉपी 7 फोटो कॉपी ऑफ क्लास 10th ओरिजिनल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स। ठीक, फिर उसके बाद जो आपका आता है क्लास 12th मार्कशीट ओरिजिनल।
अब ध्यान दीजिएगा कि अगर हम कहें कोई स्टूडेंट्स ऐसा है जो यूजी में एडमिशन लेने जा रहा है, मीन सबका कि बीए बीकॉम इस तरीके का, और उसके पास ओरिजिनल मार्कशीट अभी तक नहीं आ पाया है, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं इसी साल एग्जाम दिए होंगे, तो ऐसे केसेस में जो उनका रिलेटेड बोर्ड्स है, मीन सबका सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, आईएससी बोर्ड, तो उसके द्वारा जो आपका ऑनलाइन मार्कशीट डिक्लेयर किया जाता है उसका फोटो कॉपी भी आपका चल सकता है। तो अगर आप यूजी के स्टूडेंट हैं, मींस पीजी में एडमिशन लेने जा रहे हैं, यूजी का आपका जो फाइनल ईयर का मार्कशीट है वो हम कहें कि ओरिजिनल आपके पास नहीं है, तो आप फोटो कॉपी भी ले जा सकते हैं। ठीक, तो ये आपका हो गया क्लास 12th का या हम कहें कि यूजी लेवल का मार्कशीट प्लस इसकी फोटो कॉपीज, कम से कम 7 फोटो कॉपी। ठीक, फिर उसके बाद जो आपका नंबर आता है टीसी एंड माइग्रेशन, ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन, मीन्स इसे कब आपको जरूरत पड़ता है, हम कहें कि अगर आप बीएचयू के स्टूडेंट नहीं है, मीन्स 12th लेवल के स्टूडेंट जो है, मीन्स यूजी में एडमिशन लेने जा रहे हैं, उनको तो सभी लोगों को जरूरत पड़ता है लगभग लोग, लेकिन हम कहें कि जो यूजी लेवल के स्टूडेंट है, पीजी में एडमिशन लेने जा रहे हैं, अगर वो बीएचयू के स्टूडेंट है उनको जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन नॉन बीएचयू है, आप किसी अदर यूनिवर्सिटी या कॉलेज से अपना यूजी कंप्लीट किया है, तो ऐसे केसेस में आपको टीसी एंड माइग्रेशन की नीड्स पड़ती है। ठीक, फिर उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे ओबीसी के स्टूडेंट्स हो गए हैं, एससी एसटी ये सब स्टूडेंट्स है, तो उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट मींस जाति प्रमाण पत्र जिसको बोला जाता है वो आपका ओरिजिनल जरूरत होगा, और 7 फोटो कॉपी, और साथ ही ध्यान दीजिएगा ये आपका 6 महीने से अधिक का पुराना नहीं होना चाहिए। मींस जो जाति प्रमाण पत्र होगा जिस भी अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया होगा वो 6 महीने से अधिक पुराना नहीं चलेगा। ठीक, फिर आगे बात करें कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र, ये आपका जहां से लास्ट एग्जाम पास आउट किए रहते हैं उस स्कूल के द्वारा या यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है। इसमें भी ध्यान दीजिएगा जो बीएचयू के स्टूडेंट है उनके लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, मींस कैरेक्टर सर्टिफिकेट का उनको नीड्स नहीं होने वाला है। ठीक, फिर नेक्स्ट काउंसलिंग फॉर्म, कि अब हम कहें कि जब आप काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो काउंसलिंग का फॉर्म आता है। जनरली हम कहें कि काउंसलिंग फॉर्म आपका मेन कैंपस में प्रोवाइड भी कराया जाता है जिस टाइम काउंसलिंग होता है, या हम कहें कि वहां पे बाहर शॉप्स पे भी ये मिलता है, आप वहां से भी परचेज कर सकते हैं काउंसलिंग फॉर्म को। कम से कम आप 3 फॉर्म परचेज करेंगे काउंसलिंग के लिए। ठीक, अगर नहीं तो हम कहें आपको मेन कैंपस में मिलेगा ही। फिर अगला ध्यान दीजिएगा प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म। अब प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म जो होता है आपको पोर्टल पे आता है, मींस इसमें क्या होता है कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है इसको डिटेल देना होता है, ये आपका पोर्टल से ही भरा जाएगा, और इसका हम कहें कि प्रिंट आउट ओरिजिनल प्लस इसका फोटो कॉपी साथ लगेगा। और ध्यान दीजिएगा किससे रिलेटेड एक मेरे पास क्वेश्चन आया था कि सर अगर प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म में हमने मेन कैंपस के लिए केवल अप्लाई किया है, अफिलिएटेड कॉलेज नहीं डाला है, तो क्या मुझे अफिलिएटेड कॉलेज मिलेगा? इसका आंसर होगा बेटा नहीं, मींस जहां के लिए आप प्रेफरेंस दिए रहेंगे वहीं पे आपको एडमिशन मिलेगा। फिर उसके बाद कुछ बच्चे का क्वेश्चन है कि सर अगर मुझे डीएवी चाहिए और मेन कैंपस हमको मिल रहा है, मींस मेरी रैंक अच्छी है बट मुझे डीएवी चाहिए, तो ऐसे में मुझे क्या करना हो? तो ऐसे में बेटा ध्यान दीजिएगा आप प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म में पहला सिलेक्शन डीएवी दीजिएगा। मीन्स हम कहें कि अगर बीएचयू के बहुत सारे अफिलिएटेड कॉलेज हैं, फॉर एग्जांपल अगर बीकॉम लेवल की हम बात करें तो आपका मेन कैंपस है, डीएवी है, आर महिला है, वसंत कन्या एंड आरजेसी है। तो अब ऐसे में आपके पास 5 ऑप्शन दिखेंगे कि जो प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म बनेगा। अगर आपको मेन कैंपस चाहिए तो ऐसे में क्या करिए, पहले पे आप रखिए मेन कैंपस, दूसरे पे रखिए डीएवी, तीसरे पे अगर हम कहें कि गर्ल्स हैं तो उनको क्या होगा कि वसंत कन्या, आरजेसी, फिर आर महिला, आप ऐसे रख सकते हैं। लेकिन अगर बात आती है कि आपको मेन कैंपस नहीं चाहिए, आपको चाहिए डीएवी, तो पहले ऑप्शन पे ही आप डीएवी डाल दीजिए, नहीं तो आपको डीएवी नहीं मिलेगा। तो इस चीज पे आपको ध्यान देना होगा। ठीक, तो एक प्रेफरेंस फॉर्म हो गया पॉइंट नंबर 10, इसका होगा कि ओरिजिनल प्लस फोटो कॉपी। फिर उसके बाद रिजल्ट ऑफ एंट्रेंस, मींस जो आपका बीएचयू के द्वारा एंट्रेंस का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है वो एंट्रेंस का रिजल्ट आप फोटो कॉपी मींस प्रिंट आउट निकालेंगे। ये भी 7 फोटो कॉपी रहेंगे, 7 प्रिंट आउट रहेंगे आपका जो यूजी या पीजी का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है बीएचयू के द्वारा। ठीक, फिर उसके बाद EWS सर्टिफिकेट मीन्स इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ये हम कहें कि जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनकी बात है। और EWS सर्टिफिकेट जो हम कहें कि स्टूडेंट्स फॉर्म भरते समय अप्लाई किए हैं EWS कैटेगरी के लिए उनको जरूरत पड़ेगा, और EWS सर्टिफिकेट आप ओरिजिनल लेकर जाएंगे उस टाइम, और इसका फोटो कॉपी भी आप लेकर जाएंगे। ठीक, साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा
फोटोज मीन्स आपका अपना पर्सनल पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटो, इसके लिए हम बोलेंगे कि आप कम से कम 10 फोटो रखिएगा, विशेष तौर से वो स्टूडेंट्स जो हॉस्टल भी चाहते हैं, क्योंकि फोटो की बहुत ज्यादा नीड्स होती है। कुछ लोग फोटोज कम बताते हैं, मैं आपको कह रहा हूं कि 10 से 12 फोटो आप रखिएगा अगर आप हॉस्टल भी चाहते हैं, क्योंकि ये आपका फोटो काउंसलिंग के टाइम हम कहें कि फिर आपके हॉस्टल में, आपका लाइब्रेरी में बहुत से जगहों पे फोटो की नीड्स पड़ती है, तो इसलिए आप 10 से 12 फोटो कलर्ड फोटो रखिएगा। ध्यान दीजिएगा कलर फोटो चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होना चाहिए, ठीक। फिर नेक्स्ट 14th पॉइंट, स्पोर्ट कोटा सर्टिफिकेट मीन्स अगर आप फॉर्म भरते समय स्पोर्ट कोटा के लिए भी अप्लाई करें कि मीन्स आप वेटेज चाहते हैं स्पोर्ट कोटा में, तो आपको इसका भी सर्टिफिकेट ओरिजिनल ले जाना पड़ेगा, ठीक। फिर उसके बाद बीएचयू एम्प्लॉयज सर्टिफिकेट, कहने का मतलब है कि अगर आप बीएचयू एम्प्लॉयज वार्ड के स्टूडेंट्स किसी भी एम्प्लॉयज के बच्चे हैं तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा, ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी, ठीक। फिर एक चीज ध्यान दीजिएगा, टीसी एंड माइग्रेशन नॉट रिक्वायर्ड टू बीएचयू स्टूडेंट, पहले हम बताएं। और साथ ही साथ अगर आपके पास टीसी, माइग्रेशन, कास्ट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, हम कहें कि ये सब फॉर्म जो है आपका काउंसलिंग के टाइम अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए अंडरटेकिंग फॉर्म बीएचयू भराता है, जिसमें हम कहें कि आपको लगभग 3 महीने का टाइम दिया जाता है। मीन्स जिस डेट पे आपको काउंसलिंग हो रहा है उसके बाद 3 महीने के अंदर आप वो सारा डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करा दीजिए। जैसे हम कहें कि मान लीजिए आप 12th पास आउट हुए हैं लेकिन आपके पास 12th की ओरिजिनल मार्क्स नहीं थी, वो आप प्रिंट आउट लगा रहे हैं, तो ये क्या है कि आपके पास 3 महीने का टाइम दिया जाएगा। पहले क्या होता था कि ये जो हम कहें कि जनरली काउंसलिंग आपका जुलाई में होता था, तो अक्टूबर तक का टाइम दिया जाता था। चूंकि इस बार लेट हो रहा है काउंसलिंग, आपका एग्जाम लेट हुआ है, तो अब ये 3 महीने कब तक आपको देते हैं, मुझे जहां तक उम्मीद है कि ये मानकर चलिए आपको 31 जनवरी तक का टाइम 2021 तक मिलना चाहिए, या 31 दिसंबर तक, ऐसा हो सकता है, ठीक। जो भी होगा वो उस टाइम आपको क्लियर कर दिया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जितने भी फोटो कॉपीज आप लगाने वाले हैं, सभी फोटोज कॉपी को आप क्या करेंगे, सेल्फ अटेस्टेड मीन्स सेल्फ अटेस्टेड आप लिखेंगे, उसके बाद अपना सिग्नेचर करेंगे। फिर साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज और कि आप वहां पे ये चीज एकदम क्लियर मेंशन करिएगा कि वो फोटो कॉपी सिर्फ और सिर्फ बीएचयू काउंसलिंग मीन्स बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम के पर्पज के लिए यूज का होगा और कहीं पे उसको यूज नहीं किया जा सकता। और जो आप सिग्नेचर करेंगे उसको हम कहें कि वहां पे मत कीजिएगा जहां पे ब्लैंक पेज होता है, उसको इस तरह से क्रॉस कीजिएगा जहां पे आपका कुछ लिखा हो। दैट्स मीन्स कभी भी आपका सिग्नेचर कोई और मिसयूज न कर पाए। एक चीज तो आप हमेशा अपने लाइफ में याद रखिएगा, कहीं पे कोई डॉक्यूमेंट साइन कीजिएगा तो वहां पे 2 चीजें हमेशा मेंशन कीजिएगा, वो डॉक्यूमेंट्स किस डिपार्टमेंट के लिए, किस पर्पस के लिए आप दे रहे हैं, वो वहां पे मेंशन कर दीजिए। फॉर एग्जांपल हम कहें कि आप कहीं और जा रहे हैं, बैंक में अपना कोई डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं फोटोकॉपी, तो वहां पे आप लिख दीजिए यूज्ड ओनली फॉर बैंक, और किस बैंक के द्वारा यूज किया जाना है वो भी लिख दीजिए। और वहां पे अपना सिग्नेचर कुछ इस तरीके से कीजिए जहां पे ब्लैंक पेज न रहे, तो इससे हम कहें कि आपका सिग्नेचर सेफ रहता है और आप भी सेफ रहते हैं, वो कहीं फ्रॉड में नहीं जा सकता। तो ये बातें हुई बेटा कि आपका काउंसलिंग प्रोसीजर से रिलेटेड, कि जो कि हम कहें कि आपका काउंसलिंग कट ऑफ का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का हम कहें कि आपका सीट्स आने वाला है वो मंडे या ट्यूसडे को आ जाएगा। तो आप लोग तब तक इंतजार कीजिए, धैर्य बनाए रखिए, और हम कहें कि चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। लास्ट में एक चीज मैं फिर से कहूंगा, अगर आपका इस बार बीएचयू नहीं होता है तो आप जरा भी निराश नहीं होइएगा, अगले साल मैं गारंटी देता हूं आपको बीएचयू भेज कर रहूंगा, बस आप मेरे साथ बने रहिए। ओके, थैंक यू।